Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक शो खर्चा पानी। आज का खर्चा पानी थोड़ा स्पेशल है, जैसा कि आपको पता है कल बजट आने वाला है और आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वे पेश कर दिया है। आर्थिक सर्वे यानी सरकारी रिपोर्ट कार्ड जो बताता है कि बीते एक साल में देश ने कितनी तरक्की की और आगे इसकी तरक्की और माली हालत का रोड मैप क्या होगा। साथ ही आपकी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई और सेहत पर इसका क्या असर होने वाला है, इसका भी लेखा जोखा होता है। तो आज इसी आर्थिक सर्वे पे हम बात करेंगे और आपके मतलब की चीजें निकालेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। एसपी शर्मा हैं जो चीफ इकोनॉमिस्ट है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। दूसरे मेहमान हैं नरेंद्र ठाकुर जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल करते हैं। तीसरे मेहमान जो थोड़ी देर में जुड़ेंगे, राजीव चावला जो चेयरमैन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के। तो आप सभी का स्वागत है लल्लन टॉप में। शुक्रिया शुक्रिया जी, थैंक यू। शर्मा जी, आपसे हम शुरू कर रहे हैं। अब रिपोर्ट जो इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है और इसमें कहा गया है कि आने वाले वित्त वर्ष में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8 से लेके 8.5% तक रहेगी। और पूरे सर्वे को कैसे देखते हैं आप? जी, सर्वे को मैं बहुत ही प्रैग्मेटिक उसमें देखता हूं कि हमारी ग्रोथ सबसे पहले तो कि फास्टर लेन में ही रहेगी। ये एक बहुत खुशी की बात है कि हम अगले साल भी 8% से ज्यादा ग्रोथ हासिल कर पाएंगे ऑन द बेस ऑफ 9% जो अभी इस साल हम अचीव करने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हाई बेस के ऊपर हम फिर एक अच्छी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अटेन कर पाएंगे। और दूसरा, मैं इस बात से खुश हूं कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इस साल बढ़ा है। जो कंजम्पशन है इकोनॉमी में वो पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछला साल तो एक पेंडेमिक ईयर था तो इस साल कुछ बेस इफेक्ट भी मिला है, लेकिन आने वाले वर्ष में आशा है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो एक तेज गति से रफ्तार में आए, जिससे कि इकोनॉमी को एक मल्टीप्लायर इफेक्ट मिले। क्योंकि अगर कंजम्पशन इंक्रीज होगी तभी जाके जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होने से फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और एक इकोनॉमी में जो एक पॉजिटिव जो दिशा है, पॉजिटिव दिशा संकेत आएगा और हम आगे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएशन होगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर खास करके मैं ये बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरीके से ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, जो पहले पिछले साल में 3.6% का ग्रोथ रेट इस और अगले वर्ष में फिर उसके आसपास ही जो ग्रोथ रहने का उम्मीद है, तो एक बहुत बड़ी संभावना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत ही रेजिलिएंट इकोनॉमी क्रिएट हुई है जो आने वाले टाइम में हमारे लिए एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है। क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छी माहिरियत हासिल करते हैं, क्योंकि हम एग्रीरियन इकोनॉमी है, तो जिससे कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होगा और हम एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी अच्छा एक टारगेट अचीव कर पाएंगे। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी सरकार की प्रोजेक्ट करती है कि हम आने वाले वर्षों में $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करें, तो फिर वो हमारे लिए अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। और खासकर जो इकोनॉमिक सर्वे में मैंने देखा कि जो 2021-22 में 14,000 से ऊपर जो स्टार्टअप्स इंक्रीज हुए, एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो भारत है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी तरफ एक इनोवेटिव माइंडसेट लेके आगे बढ़ रहा है, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये भी एक बहुत अच्छी खुशी की बात है कि 2021 में जो यूनिकॉर्न्स थे वो जो उनका जो स्टेटस है, जो जिन्होंने स्टार्टअप्स में से यूनिकॉर्न को अचीव किया, 44 नंबर जो है बहुत ही एक ऐसा नंबर है जो हमें एक अच्छे काफी इंस्पायरिंग जो आगे दिशा दिखाता है कि आने वाले टाइम में हम और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ओवरऑल मैं ये समझता हूं कि जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमी की रफ्तार है और जो दिशा और जो सोच है, वो सभी चीजें अच्छे से प्रोजेक्ट की गई हैं और अच्छे से बताई गई हैं कि हमने क्या क्या चीजें अचीव की हैं। आने वाले टाइम में मैं इसी सर्वे से ये आशा रखता हूं कि जो अगला बजट है, जो कल बजट प्रोड्यूस होने वाला है, उसका जो मेन फोकस है वो स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अगर स्मॉल बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस में ग्रो करने से 6 करोड़ से ज्यादा माइक्रो यूनिट्स इंडिया में, अगर वो अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे, अगर वो आगे
एक एक व्यक्ति को भी आगे डिप्लॉय करते हैं अपने कारोबार में, तो बहुत ज्यादा रोजगार के संसाधन और पैदा होंगे, जिससे कि डिमांड भी बढ़ेगी और सप्लाई चेन भी दुरुस्त होगी, और हमारी जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है उसमें भी हम एक अच्छी महारत हासिल कर पाएंगे। ये मेरा एक संक्षिप्त में इस सर्वे के बारे में विचार था। और एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा शर्मा जी, इसमें कहा गया है कि जो स्पेंडिंग है सरकार की, कैपिटल स्पेंडिंग है, वो होनी चाहिए, और एक आंकड़ा दिया गया है कि अगर 1.4 ट्रिलियन डॉलर अगर ये एक्सपेंड करेंगे तब जाके कहीं हम 5 ट्रिलियन डॉलर जो इकोनॉमी बनने की बात है तब होगा। यानी जोर जो है वो कैपिटल स्पेंडिंग पे है, यानी कि जो विकास के लिए खर्च है उसके लिए है। और साथ ही एक राहत भरी बात है, इसमें कहा गया है कि सरकार के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर की गुंजाइश है, क्योंकि अभी जो स्थिति है इकोनॉमी की वो ठीक ठाक हो गई है स्थिति, और कुछ अगर चीजों को हम छोड़ दें तो बहरहाल अभी सरकार के पास इतना पैसा है कि वो कुछ कर सकती है। तो जैसा कि आपने कहा कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको, और जो भी माइक्रो लेवल पे चीजें हैं उसको थोड़ा सा बूस्ट करने की जरूरत है, उनको प्रमोशन देने की जरूरत है। तो आप साथ में ये एक इसमें कहा गया है सर कि सप्लाई साइड दुरुस्त है, तो आपको लग रहा है कि डिमांड साइड पे अभी बहुत कुछ थोड़ा सा जी, डिमांड साइड पे हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड अगर दुरुस्त होगी तभी जाके सप्लाई चेन के दुरुस्त होने का फायदा मिल पाएगा। तो डिमांड हैज टू मैच विद द सप्लाई, सो डिमांड को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। और आपने सही कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और बढ़ने की जरूरत है। लास्ट ईयर जो कैपिटल एक्सपेंशन है वो 35% से एलोकेशन एक्सपेंड हुए थे, तो इस वर्ष भी हम आशा करते हैं कि 35-40% का इंक्रीज होना चाहिए, जिससे कि जो 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरकार ने तय किया था वो 7 लाख करोड़ तक का इस बार आने वाले बजट में अचीव किया जाए। जी, थैंक यू, बिकॉज आई हैव अनदर मीटिंग, तो मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ। नरेंद्र जी, आपने ये सर्वे देख लिया होगा, और इसमें बड़े मतलब खुशनुमा आंकड़े भी हैं और थोड़ी बहुत चिंताएं भी जताई गई हैं। जैसा कि इन्होंने कहा है कि अभी जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें 9.2% ग्रोथ रहने की संभावना है, और ऐसी ही संभावना आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने भी जताई है लगभग। और अगले वित्त वर्ष के लिए जो रोड मैप है उसमें कहा जा रहा है कि 8 से 8.5% हमारी जो है जीडीपी ग्रोथ रहेगी। लेकिन इसमें एक अजम्पशंस की बात की गई है कि ये ग्रोथ तब रहेगी जब वो कुछ चीजें हैं वो यथावत रहें। जैसे इसमें कहा गया है कि कोविड को लेकर कोई बहुत बड़ी उथल पुथल ना हो, मॉनसून है वो समय पर आए, इसके अलावा क्रूड के दाम जो है वो 70 से 75 डॉलर पर बैरल के बीच में रहें। तो ये जो एजम्पशंस हैं इसके बाद ही वो सारी चीजें हैं। लेकिन आप देखिए कि क्रूड के दाम पिछले 7-8 साल के हाई लेवल पर हैं, इस वक्त 90 डॉलर पर बैरल के आंकड़े को पार कर गया है। तो ऐसे में आप तमाम जो आउटकम है इसके इकोनॉमिक सर्वे के और जो जीडीपी के जो एस्टिमेट्स हैं उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, पहले तो मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि जो पहले शर्मा जी बात कर रहे थे कि डिमांड साइड की भी प्रॉब्लम है, बात सही है, और सप्लाई जो बॉटलनेक है वो तो है ही है। और उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि 8 से 8.5% जो है नेक्स्ट ईयर जो ग्रोथ रेट रहेगी, मतलब 2023 में। और जो इस साल के बारे में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आप ठीक कह रहे हैं कि 9.2% ग्रोथ रेट को फोरकास्ट किया गया, जो आरबीआई भी कह रही है और आईएमएफ भी 9% बोल रहा है। और उसमें यदि उस ब्रेकअप को देखें तो उसमें हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट की बात की जा रही है वो की जा रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, और वो है 11.2%। और जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट की बात की जा रही है वो 8.2% ग्रोथ रेट की बात की जा रही है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ रेट की बात की जा रही है वो 3.9% की बात की जा रही है, जो इस फाइनेंशियल ईयर की बात है। तो उस लेवल पे तो आंकड़ों के हिसाब से सही है। लेकिन जो आपने बात कही कि भाई जो नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन जो है, बिल्कुल वो मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात है कि 1.4 ट्रिलियन आप डॉलर यदि स्पेंड करेंगे, जब भी आप 2025 में जो एक ड्रीम है 5 ट्रिलियन डॉलर का, वो आप अचीव कर पाएंगे इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो उसमें है चैलेंजेस, और इसलिए आपने बिल्कुल ठीक रेफरेंस दिया कि वो एजम्पशंस वो स्ट्रांग हैं, उनको हमें देखना होगा। और वो एजम्पशन बिल्कुल एक यही बोली जा रही है कि जो प्राइसेस हैं बिल्कुल ऑयल के, क्रूड ऑयल के, वो 70 से 75 के बीच में होने चाहिए। जो लिक्विडिटी की बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है, वो जो मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं जो डेवलप कंट्रीज के, अमेरिका का, इंग्लैंड का, वो अभी शुरुआत उन्होंने एक तरह से हिंट दे ही दी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाने वाले हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे भी होगा, या इंडियन जो इकोनॉमी उस पे भी होगा। और उसके अलावा जो इकोनॉमिक और मानसून की जो डिस्ट्रप्शंस हैं उसको भी नॉर्मल मान रहे हैं।
तो आई होप कि मतलब उम्मीद पे दुनिया जो है वो कायम है, जिंदा है, तो इसलिए वो चीजें चलेंगी। लेकिन चैलेंजेस हैं, और ये बात सही है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि फिजिकल स्पेस है हमारे पास, इस कारण से हम ये मान के चलते हैं कि 25 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। लेकिन चैलेंजेस बिल्कुल है। एक तो ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करनी पड़ेगी, वो जो मुझे लगता है कि एक तरह से बेंचमार्क है इकोनॉमिक सर्वे। तो किस तरह से कल निर्मला सीतारमण जी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या इंसेंटिव्स लाती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हम हमारे जैसे एकेडमिशियन या इकोनॉमिक्स ही बोल रहे हैं। इवन जो बिजनेस एंटरप्राइजेस की जो एसोसिएशन है, जैसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, वो भी बोल रही है कि जो पीएलआई है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, जिसके बारे में वो इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है, कि वो अब उसको अब लिंक किया जाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, कि कितना जो है आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। वो बात ठीक है, वो इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि जो वर्चुअस साइकिल की बात है, लेकिन वर्चुअस साइकिल की बात तो एक है जो इन्वेस्टमेंट के लिए बोला जाता है, और ये रेफरेंस में पॉइंट आ रहा है। लेकिन हमें विशियस सर्कल की बात करनी पड़ेगी, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जो इकोनॉमिक्स में यूज होता है, कि इन्वेस्टमेंट के साथ पॉवर्टी का लिंक है। तो वर्चुअस एक बात है, लेकिन विशियस एक बात है। तो विशियस सर्कल जो बना हुआ है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का, जिससे कि डिमांड कम हुई है इकोनॉमी में, और जिससे पिछले 40-50 सालों से जो अनएम्प्लॉयमेंट इतने हाईएस्ट स्टेज पे है इस टाइम में, तो उसको किस तरह से एड्रेस करते हैं, वो मुझे लगता है कि जो फिजिकल स्पेस की गवर्नमेंट बात कर रही है, उसको कैसे यूज करती है। एक, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बिल्कुल ठीक यूज करे, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है वो इंसेंटिव दे। जी, आपने बहुत अच्छा किया और आपने याद दिलाया पीएलआई जो स्कीम है उसको। और मैं पढ़ रहा था सर्वे रिपोर्ट, उसमें एक जगह लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा जॉब क्रिएशन की बहुत जरूरत है। तो ये जो आपने हवाला दिया सीआईआई का, ये रिपोर्ट वाकई बहुत रियलिस्टिक है। इसमें कहा गया है कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है केंद्र सरकार की, जिसमें आप इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन के बेसिस पे इंसेंटिव देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, उसको इस बात का भी आधार बनाया जाए कि कौन सी इंडस्ट्री कितना जॉब क्रिएट कर रही है, और उसमें होने वाला इन्वेस्टमेंट इस बात पे टारगेटेड है कि कितना इससे जॉब क्रिएट होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लेदर इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जहां ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन की गुंजाइश है, वहां पर इस स्कीम का दायरा बढ़ाया जाए और ये राइडर रखा जाए कि आप कितना जॉब क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये रोजगार के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छी खबर होगी। मैं आपका ध्यान एक तरफ और ले जाऊंगा सर। इसमें जो आर्थिक सर्वे है उसमें महंगाई को लेकर चिंता जताई गई है। ठीक है, इकोनॉमी अपने ट्रैक पे आ गई है, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो महंगाई दर है, जो खास करके जो रिटेल महंगाई दर है, वो 5.6% है। और जो होलसेल महंगाई दर है, आपको पता है दिसंबर में 14% तक चली गई थी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन के चलते जो है और या दूसरी चीजों की वजह से जो कुछ हुआ वो तो उसका असर रहा, लेकिन आगे चल के अगर महंगाई किसी और कारण से, जैसा कि लिक्विडिटी की वो ग्लोबल जो आपको पता है तमाम चीजें चल रही हैं शक्ति को लेकर के और तमाम, ठीक है। अभी नरेंद्र जी से थोड़ी देर के लिए हमारा कनेक्शन टूट गया है, लेकिन इस बीच हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे तीसरे मेहमान राजीव चावला ने, जो चेयरमैन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। हाँ राजीव जी, कैसे देखते हैं आर्थिक सर्वे को? आर्थिक सर्वे में आज ये बात बड़ी क्लियर हो गई है, फिर से रीएस्टैब्लिश हो गई है कि भारत ने यदि अपनी सबसे बड़ी समस्या जो कि बेरोजगारी की समस्या है, जो कि आज रिकॉर्ड हाई है, तो अगर उस समस्या को टैकल करना है, उससे निजात पाना है, तो एमएसएमई सेक्टर की तरफ ध्यान देना होगा। आज 10 में से 9 व्यक्ति एमएसएमई सेक्टर के साथ जुड़े हैं और उन्हीं के साथ कार्यरत है। तो सरकार की आर्थिक सर्वे ये बिल्कुल क्लियर करती है कि एमएसएमई सेक्टर पे हमें ध्यान देना होगा, और अब उसे बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार को कदम उठाने होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बजट कल भारत सरकार पेश करेगी, तो उस बजट में एमएसएमई सेक्टर की तरफ विशेष ध्यान होना चाहिए। तो इस आर्थिक सर्वे की इस रिपोर्ट के साथ हमारी उम्मीदें और बड़ी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अब इस आधार पर, इस रोड मैप को यदि सरकार ने पाना है, तो सरकार को कल बजट में एमएसएमई सेक्टर तेजी से आगे बढ़े, अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, जो वर्तमान एमएसएमईज हैं वो भी बढ़े, और नए युवा भी आज अगर आए, क्योंकि हमारा एक मानना है कि सरकार को एक नारा लगाना होगा, बेरोजगार से स्वरोजगार।
जी फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। भारत के युवा को रोजगार देने का ये एक रास्ता है और ये केवल एमएसएमई के माध्यम से ही आगे जाता है। जी, सर्वे में कहा गया राजीव जी कि जो पिछले साल कोविड को लेके जितना कुछ हुआ, उससे सबसे ज्यादा जो सबसे बुरा असर है वो एमएसएमई सेक्टर पे ही पड़ा, छोटे रोजगार पर पड़ा, छोटे बिजनेसमैन पे पड़ा, और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गईं और लोग बेरोजगारी का शिकार हुए। आज जो है इसमें एक तरह रोड मैप है और एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि अगर आपको जॉब क्रिएट करना है तो आपको रेहड़ी पटरी वाले से लेकर के एक छोटे यूनिट चलाने वाले को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को, मीडियम एंटरप्राइजेस को आपको बूस्टअप करना होगा, उनको कुछ इंसेंटिव देने होंगे, और टैक्सेशन लेवल पे या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लेवल पे आपको उनकी राहें आसान करनी होंगी। तो आपको लग रहा है कि जो आने वाला बजट है उसमें इस दिशा में आर्थिक सर्वे को ध्यान में रखते हुए कुछ किया जा सकता है या करना चाहिए? देखिए, सरकार की इच्छा और मंशा उनके शब्दों से और उनकी बातों से बड़ी क्लियर है। सवाल ये है कि क्या वो एक्शन में कार्यरत होगी या नहीं होगी, क्योंकि आगे की जो दौर है, रास्ता है, वो एक्शंस पर निर्धारित होगा, शब्दों पर नहीं। जी तो कोविड में एमएसएमई सेक्टर ने बेहद परेशानियां झेली। उनका बिजनेसेस बंद हुए, लॉकडाउन्स में बंद हुए और उनके कर्मचारी भी खाली रहे। और अभी ये तीसरा दौर जो है वेव चल रहा ओमिक्रॉन का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसके लिए आगे एक्शंस लेगी। पहले सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 1, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत 2, इनके तहत कुछ एमएसएमई सेक्टर्स के लिए स्कीम्स लेके आए, जैसे कि इमरजेंसी लोन्स। अब इमरजेंसी लोन्स केवल उन्हीं एमएसएमईज को मिल पाए जिनका ऑलरेडी बैंकों से लोन चल रहा था। तो सवाल यह है कि नया युवा आज नए क्रेडिट कैसे लेगा। दूसरी चीज, इन दिनों बैंक्स ने भी इमरजेंसी लोन को देने में उतना उत्साह नहीं दिखाया जितना सरकार चाहती थी। तो ये भी एक वजह रही कि बहुत सारे एमएसएमईज जिनको ड्यू था इमरजेंसी लोन, उन्हें भी समय से नहीं मिला। तीसरी चीज ये कि पहली कोविड में 20% इमरजेंसी लोन दिया गया था, सेकेंड वेव में उसको 10% बढ़ा दिया गया। अब तीसरा वेव अभी समाप्त हुआ है, तो क्या सरकार इसको फिर से 10% और बढ़ाएगी, और जो कि कम से कम बढ़ाना चाहिए, ये एक खास बात है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि 2 बड़ी स्कीम्स जो एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करती थी, वो दोनों कोविड प्रारंभ होते ही 2020 में समाप्त हो गई। और ये बड़ी विडंबना है। जिनमें एक स्कीम है जिसका नाम है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ये नई टेक्नोलॉजी को लेने के लिए छोटे उद्यमी को 15% सब्सिडी सरकार से मिलती थी। दुर्भाग्यवश मैं कहूंगा कि बजट क्योंकि समाप्त हो गया, एलोकेशन नहीं हुआ फर्दर, तो मार्च 2020 के बाद से यह स्कीम बंद पड़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमएसएमई मिनिस्ट्री के लिए एक्स्ट्रा फंड्स आएंगे कि सीएलसीएस की ये सब्सिडी दोबारा प्रारंभ। दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं प्रारंभ की थी नवंबर 2018 में, जिसमें इंक्रीमेंटल लोन्स पर 2% की इंटरेस्ट की सब्सिडी थी। अनफॉर्चुनेटली वो बजट भी समाप्त होने के बाद उस स्कीम को दोबारा नहीं लाया गया। तो यानी कोविड जब से प्रारंभ हुआ 2020 में, तब से लेके आज तक 3 वेव्स आई, लेकिन सीएलसीएस की सब्सिडी और ये 2% इंटरेस्ट सब्सिडी, ये दोनों स्कीम्स अनफॉर्चुनेटली बंद हो गई। तो मैं चाहता हूं कि सरकार यदि आर्थिक सर्वे के हिसाब से आगे के भारत को और अनएम्प्लॉयमेंट को भी टैकल करना चाहती है और इकोनॉमी को तेजी से बढ़ावा देना चाहती है, तो एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष फंड्स का प्रावधान करेगी, ताकि सीएलसीएस जैसी स्कीम्स और इंटरेस्ट सब्सिडी जैसी स्कीम्स फिर से प्रारंभ हो और मुद्रा स्कीम्स को भी और इजाफा मिले, ताकि माइक्रो सेक्टर को भी अधिक से अधिक लोन्स मिल पाए और ओवरऑल क्रेडिट अवेलेबिलिटी की एक अच्छी व्यवस्था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि जब से जीएसटी आया तो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में ग्रास रूट पर काफी समस्याएं थी, हालांकि सरकार ने उसमें काफी रिलीफ दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी और अधिक कदम उठाएगी, ताकि भारत में काम करना, स्वरोजगार करना, एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन मिले। फिर हमने यह भी देखा कि एमएसएमई अपना घर बेच के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपने लोन्स का भुगतान करते हैं और अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते हैं और अपने बिजनेस को आगे लेके जाते हैं जब उनको लोन नहीं मिलता है।
तो मैं तो सरकार से ये भी अपील करूंगा कि बजट में कैपिटल गेन्स जो है उस पर, यदि मैं मकान बेच के मकान खरीदूं तो कैपिटल गेन नहीं है, लेकिन एक छोटा उद्यमी यदि मकान बेच के अपनी फैक्ट्री में या अपने छोटे से बिजनेस में प्रारंभ करता है और 10 लोगों को रोजगार देता है, तो उसे कैपिटल गेन से मुक्त कर देना चाहिए। तो मैं ये भी सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस तरह के कुछ इनोवेटिव फ्यूचरिस्टिक चीज प्रोग्राम्स सरकार तय करे और कल के बजट में उन घोषणाओं को लेके आए। और पिछले 2 वर्षों में इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन बहुत रहा, स्टील के प्राइसेस लगभग दुगने हो गए, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, इन सभी के प्राइसेस में 50 से 70% तक इजाफा हुआ। और इसकी वजह से चाहे काम उतना ही हुआ तो भी एक एमएसएमई की टर्नओवर बढ़ी, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के रेट ज्यादा थे। तो सरकार को एमएसएमई की परिभाषा को भी फिर देखना होगा, और स्मॉल की परिभाषा 50 करोड़ तक की जो है उसे भी फिर से रिवाइज करके उसे 100 करोड़ तक लेके जाए। आइडिया ये कहने का है, भारत का एमएसएमई सेक्टर जितना सुदृढ़ होगा, सरकार से हम केवल सपोर्ट मांग रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट। जी चलिए, जी बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत ही रेलिवेंट मुद्दे उठाए। आर्थिक सर्वे में भी इन्हीं मुद्दों की ओर इशारा किया गया है कि अगर सरकार इधर ध्यान देगी तो जो कोविड की वजह से इतना बड़ा सेक्टर जिसका जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है वो बहुत उथल पुथल का शिकार हुआ, वो शायद पटरी पर आ जाए और हमारी जीडीपी जिस तरह के जो एस्टिमेट है उसी के मुताबिक वो चल पाएगी। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नरेंद्र जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, और नरेंद्र जी हम लोग बात कर रहे थे महंगाई पे, जैसा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सॉरी इन्होंने महंगाई पे चिंता जताई है। हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भी काफी इसमें चर्चा की गई है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जहां हमने बात छोड़ी थी वो ये है कि महंगाई को लेकर के जैसा इसमें कहा जा रहा है कि अगर लिक्विडिटी की स्थिति ठीक रही, महंगाई जो है वो कंट्रोल में रही, तब हम शायद ये बात कहने की स्थिति में होंगे कि हम 8.5% की जो है जीडीपी ग्रोथ देख पाएंगे। तो महंगाई को लेकर के आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, मतलब ये ठीक बोला आपने कि इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा गया कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। तो उन्होंने एक तरह से हिंट दी है कि बेसिकली ये जो हाई एनर्जी प्राइसेस हैं उसका इम्पैक्ट बहुत है। ये फ्यूल एंड पावर ग्रुप जो है वो WPI में कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा 20% से ज्यादा है जी। तो एक लेवल पे कह सकते हैं कि उसका था, और मतलब एक तरह से ऑयल का भी कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन ऑयल के कंट्रीब्यूशन को ही हम पूरा मान ले तो ये मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। तो उसमें हमें ये देखना होगा कि जो रेफरेंस ये दिया जा रहा है कि अल्टीमेटली जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी मतलब उससे लिंकेज है बेसिकली कि कैसे आप उसको जो है कंटेन करेंगे या कम करेंगे, या अभी भी जो चिंता जताई जा रही है तो उसको मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सोचना होगा वो बजट में क्या एक तरह से मैकेनिज्म लाते हैं। लेकिन ये कह देना सिर्फ कि इम्पोर्टेड जो है वो इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव है, जबकि ये बात सही है कि $90 अभी हो गया है क्रूड ऑयल। और ये भी कई बार एस्टिमेट आ रहे हैं, मैं और भी न्यूज़पेपर में देख रहा था कि अभी जो यूक्रेन और जो रशिया का जो कन्फ्लिक्ट चला हुआ है उसमें तो ये भी बात हो रही है कि $100 से भी ज्यादा हो सकता है आने वाले दिनों में यदि क्राइसिस मेंटेन हो, तो उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को उसमें सिर्फ इसी पे नहीं बात करनी चाहिए, ऑल ओवर यहाँ के जो मैकेनिज्म है, खासकर जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये गवर्नमेंट को डायलेमा है कि एक तरफ जो है कोविड ने सप्लाई बॉटलनेक को तोड़ा है या जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम की है, तो एकमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी की तो बात हुई है। लेकिन मान लीजिए अमेरिका यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाता है तो इंडिया के जो सेंट्रल बैंक है RBI वो भी बढ़ाने की बात कर सकता है। लेकिन मेरी राय में मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी गवर्नमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से बचना चाहिए, ना कि क्योंकि वो उसको एक तरफ से मतलब एक तरह से डबल वो है, मतलब एक तरह कन्फ्लिक्ट है कि एक तरफ जो है इन्फ्लेशन हाई है, दूसरी तरफ जो अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। तो जैसे ही आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो दूसरी तरफ जो है आप जो है अनएम्प्लॉयमेंट को कंप्रोमाइज करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कंप्रोमाइज करेंगे। तो ये बहुत बड़ा डायलेमा है गवर्नमेंट के पास, और इसलिए यदि गवर्नमेंट अभी ये हिंट दे रही है कि ऐसा वो कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जो टैक्सेस हैं, खासकर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको अभी भी जो है कम रखा जाए, जिससे कि क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है तो गरीब लोगों पे उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो सिर्फ इसलिए बचना नहीं चाहिए कि सिर्फ इम्पोर्टेड इम्पैक्ट है,
एज ए होल यहाँ पे भी उसको हम कंटेन कर सकते हैं यदि गवर्नमेंट जो है टैक्स स्ट्रक्चर को, खासकर एक्साइज ड्यूटी को कम रखे, और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी कम रखे। वो ऑलरेडी पहले कम किया है, और लेकिन यदि ऐसी, ये दूसरी इसमें पॉलिटिक्स की बात भी है कि अभी इलेक्शन है, इस कारण से कई बार लोग मजाक भी कर रहे हैं कि भाई किसी टाइम में वो 60 था, जब भी आप जो है ज्यादा 60 है ना डॉलर जो था क्रूड ऑयल का प्राइस था, जब भी आप जो है इतना कस्टम एक्साइज ड्यूटी रख रहे थे, अब जो है 90 टच कर गया है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसका मतलब इलेक्शन का वेट हो रहा है। और यदि जैसे इलेक्शन के रिजल्ट फेवरेबल उनको रहते हैं, तो बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में आपको एक्साइज ड्यूटी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे बढ़ती हुई दिखे, जो कि ठीक नहीं है। मतलब वो क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, वो आम लोगों की जी, बिल्कुल जेबों पे बिल्कुल इफेक्ट सही कह आता रहे है। हैं आप। और इसका भी शायद जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है वो ध्यान रखेंगे। इसमें हेल्थ को लेके जो सीन दिखाई दे रहा है, आपको पता है कि वैक्सीन को लेके एक तरह की राहत की सांस ली गई कि ये हमारा देश अब फुली वैक्सीनेशन की तरफ है, इसलिए हम उस चिंता से मुक्त हैं कि जिस तरह का डिवेस्टेशन हुआ था उसको लेकर के, कोविड को लेकर के, शायद आने वाले समय में न हो। तो हेल्थ को लेकर के एक दो सवाल होंगे कि यहाँ पर जो आने वाला बजट है कल, उसमें क्या एक्सपेंडिचर कुछ ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पहले तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी और अभी भी चुनौती बनी हुई है। दूसरा है कि हेल्थ को लेकर के हमेशा देखिए, हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसका आम आदमी से बहुत जुड़ाव है और लोगों की नजर इन्हीं आंकड़ों पे होती है, ना कि बड़े-बड़े दूसरे जो मैक्रो और दूसरी चीजें हैं। तो ऐसे में हेल्थ को लेके आपको लग रहा है, आप इकोनॉमिक सर्वे के जो आंकड़े हैं और आज जो अखबारों में आए हैं कि हमारी करीब जो है 3/4 आबादी जो है वो हो गई है, इससे फुली वैक्सीनेटेड हो गई है। तो आप कैसे देख रहे हैं इसमें सर्वे में और आने वाले बजट में हेल्थ को लेके क्या कुछ हो सकता है? कुछ खर्च बढ़ेगा? बिल्कुल, गवर्नमेंट इस पे बिल्कुल बोल रही है और अचीवमेंट मान रही है। मोदी जी ने भी स्टेटमेंट दिया है, और जो प्रेसिडेंट हैं वो भी बोल ही रहे हैं अपने भाषण में कि 70% हमने अचीव कर लिया है वैक्सीनेशन, और 150 करोड़ जो है हमने वैक्सीन जो है दिया है। तो ये पॉजिटिव तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उस कारण से ये भी बात हमें समझ आ रही है कि ओमिक्रॉन का इतना इम्पैक्ट इसलिए भी नहीं हुआ है क्योंकि डबल डोज जो है लोगों को मिली हुई है। लेकिन हम पहले भी बात करते रहे, जो आप प्रश्न पूछे रहे हैं कि बजट में क्या होगा। बिल्कुल, तो ये बजट में क्या होना चाहिए या क्या होगा, इसी के बारे में मुझे ये कहना है, जो हम पहले भी बात करते रहे हैं कि देखिए, आप यदि 1% जीडीपी का हेल्थ पे स्पेंडिंग करते हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो 2.5% की बात हो रही थी जो लास्ट बजट में हुई थी, वो वाटर को भी आपने इंक्लूड कर दिया था, सैनिटेशन को भी इंक्लूड कर दिया था, क्लीनलीनेस को भी इंक्लूड कर दिया था बजट को, और वेलनेस को भी इंक्लूड कर दिया था। तो हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट तो है रिलेटिवली बड़ा नहीं था लास्ट बजट में। तो ये एक सरप्राइज भी था लास्ट बजट में। लेकिन यदि इस साल का स्टांस भी ऐसे रहता है कि सारे बजट को मिला के और कह दें कि जी हमने 2.5% जो है जीडीपी का हेल्थ पे खर्च कर दिया, तो वैसे ना करें। प्रॉपर जी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को 2.5% खर्च करे, हेल्थ पे, हेल्थ केयर सेक्टर पे खर्च करे, क्योंकि कोविड पेंडेमिक ने सिखाया है कि, और एक गरीब देश या एक जो डेवलपिंग कंट्री है, इमर्जिंग इकोनॉमी है इंडिया, तो वहां पे यदि स्वस्थ व्यक्ति नहीं होगा, और वो कोविड-19 पेंडेमिक ये लेसन दे रहा है हमें, तो वो कैसे, और उसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल कंट्रीब्यूशन बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि आप 2.5% जो सारे कमीशन, जो हेल्थ कमीशन है वो बोले हैं, और अभी तो बिल्कुल ये मौका भी है, मोदी गवर्नमेंट बोल भी सकती है कि देखिए इतने सारे कमीशन पहले से बोलते आए हैं, और अब हम 2.5% प्रॉपर खर्च करेंगे, और उसमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हेल्थ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब हेल्थ वर्कर्स का जो एम्प्लॉयमेंट है, नर्सेज, डॉक्टर्स या मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट सेक्टर में, उसमें कंट्रीब्यूशन करे। तो वो लिंकेज उसी से होता है जो शर्मा जी थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि देखिए डिमांड बहुत बड़ा इशू है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है इन तरह के सेक्टर में, चाहे एजुकेशन है या हेल्थ है, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो जी, इसलिए जो बिल्कुल ठीक जीडीपी कहा। ग्रोथ रेट की जो बात हो रही है कि हम 8 से 8.5% करेंगे, और इतनी सारी जम्पशन है, तो एजम्पशन आप स्ट्रॉन्ग रख भी लेंगे, चाहे आपका मॉनसून थोड़ा खराब भी हो जाए, चाहे हो सकता है कोविड के केसेस और आ जाएं, आई होप कि ना हो, या मान लीजिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बात है या लिक्विडिटी की जो बात है, वो एजम्पशन थोड़ा वॉयलेट भी कर लें या प्रॉब्लम वे में फंस जाए हम, तो सोशल सेक्टर बचाता है हमें, चाहे वो एजुकेशन एंड हेल्थ है। इसलिए मैं अभी भी या हमारे इकोनॉमिक्स यही बोल रहे हैं कि आप एजुकेशन और हेल्थ में खर्च करिए, और हेल्थ केयर में 2.5% के करीब जो है वो लाइए, जीडीपी का जो 2.5% होता है, जिससे कि यहाँ का व्यक्ति एक तरह से पब्लिक हेल्थ सेक्टर की वजह से
अपनी जिंदगी को, उनकी सेहत को इम्प्रूव कर पाए या इंश्योर कर पाए, उनकी जो भी बीमारियां हैं उसको ठीक करने के लिए, या उनकी जिंदगी की जो समस्याएं हैं, जो हेल्थ की समस्याएं हैं, जी उनको ठीक कर पाए। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसलिए कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। तो वो हमारे सारे आंकड़े धरे रह जाएंगे अगर हम सब स्वस्थ नहीं होंगे। एजुकेशन की ओर लौटते हैं सर। इस सर्वे में एजुकेशन को लेकर आप क्या देख रहे हैं? कुछ विशेष, क्योंकि पिछला जो सर्वे आया था 2 भाग में, उसमें तो कुछ एक रोड मैप सा दिखा था, लेकिन अभी एक आध जगहों पे रेफरेंस है। इसके अलावा क्या आपको कुछ दिखा कि एजुकेशन को लेके कोई रोड मैप या कोई स्पेंडिंग बढ़ाने को लेके कुछ कहा गया हो, या इस बारे में किसी तरह के जॉब क्रिएशन की तो बात दिख रही है? तो एजुकेशन सेक्टर्स के लिए, खासकर हमारे यूथ्स के लिए कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ये मतलब एजुकेशन के लिए तो वही अभी भी स्टांस मुझे लगता है, वो वही है जो हम पहले ही बात करते रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का, और इसीलिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो कम हो रही है ओवर द इयर्स, खासकर 7 सालों में मोदी गवर्नमेंट में। और वो मतलब किसी टाइम में 4-4.25% था 2013-14 में, और घट के जो है वो 3.5% के करीब हो गया है। तो बजट तो कम हो रहा है, और हाई होप वो कम हो और उसकी तरफ ज्यादा फोकस नहीं, और ज्यादा क्या हो गया, फोकस स्किल डेवलपमेंट की तरफ हो गया, और स्किल डेवलपमेंट में भी स्पेसिफिक जॉब क्रिएशन से रिलेटेड नहीं हुआ है। तो ये मतलब एक तरह से लिंकेज नहीं बन पा रहा है कि स्किल फॉर्मेशन में, स्किल डेवलपमेंट में थोड़ा फंड तो जा रहा है, लेकिन लिंकेज नहीं बन पा रहा है जिससे एम्प्लॉयमेंट लिंक हो पाए। जी जी दूसरी या तीसरी बात एक मुझे ये भी कहनी थी, जो इकोनॉमिक सर्वे में की गई है, वो जी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। और वो एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बात होती है कि जिस कंट्री के पास पेटेंट्स या इनोवेशंस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा होता है, उस इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होती है। वो जनरली इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल है। कुछ हद तक मैं उन पे एग्री भी नहीं हूँ, लेकिन यदि वो रेफरेंस आ रहा है तो वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि भारत में एक तरह से क्रिटिक ही दिया गया है, वो मुझे लगता है वो बेटर एक क्रिटिक है, कि भारत में एक पेटेंट को लेने में लगभग 42 महीने लग जाते हैं। उसी को यदि उन्होंने कंपेयर किया चाइना, जापान और यूएस से, तो 12 से लेके वो 20 महीने में वहां का एक पेटेंट मिल जाता है। जिससे कि जो जो एक तरह से स्किल्ड व्यक्ति है, जो हाई स्किल्ड व्यक्ति है, जो रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट है, जो टेक्नोलॉजिस्ट है, यदि उसको आसानी से पेटेंट मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, जो इन्वेंशंस है, वो जो है आगे जो प्रोडक्शन के लिए या कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो है, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए यूज होती है। और जाहिर सी बात है जब वो यूज होगी तो उससे कहीं ना कहीं जीडीपी पे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये रेफरेंस आ रहा है, और गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम इसको ठीक करेंगे। इसलिए उन्होंने रेफरेंस भी दिया इकोनॉमिक सर्वे में कि जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो नॉलेज सेक्टर से रिलेटेड है, आईटी सर्विसेज से रिलेटेड है, जी उसमें हम जो स्टार्टअप वाला जो पेटेंट जब लेने जाते हैं, तो लगभग हम उसको 20 से 22 महीने में दे देते हैं। तो एक तरह से अपनी पीठ भी थपथा रहे हैं, या इंकरेजमेंट वो बोल रहे हैं कि देखिए, हम जब स्टार्टअप की बात है, ओमिक्रॉन की बात है, सॉरी यूनिकॉर्न की जो बात है, उसमें जो है हम बेटर कर रहे हैं। और वो ये बात प्रेसिडेंट साहब ने भी बोला है, और प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हम जो है स्टार्टअप के लिए हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएस और चाइना के बाद। तो यदि ये रेफरेंस आ रहा है कि देखिए, हम पेटेंट्स जब या इस तरह के इनोवेशन की बात है, उसमें हम आगे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जब प्रॉपर पेटेंट की बात आ रही है, उसमें हम पीछे हैं। उसको भी इम्प्रूव करेंगे। और उन्होंने रीजन भी दिया है उसका। रीजन ये दिया कि पेटेंट हमारे देश में कम, इतने सारे महीने क्यों लगते हैं, कम महीनों में क्यों नहीं हो जाता है। तो कह रहे हैं बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, और उन प्रोसेसेस को हम कम करेंगे, जिसको बोलते हैं वो कि मल्टीपल विंडो की जगह हम सिंगल विंडो क्रिएट करेंगे। जैसे जैसे हम स्टार्टअप का कर रहे हैं, वैसे जनरल हम इनोवेशन के लिए भी करेंगे, या रिसर्चर्स या साइंटिस्ट के लिए भी करेंगे। जी चलिए, इससे अब आप कुछ करें प्लीज आगे मैं बढ़ें। बस लास्ट पॉइंट में कहने की कोशिश कर रहा था, वो ये था जिसमें कि अमेरिका और चाइना से जब कंपेयर हुआ, तो मैं जरूर कहूंगा, वो अगेन वो बजट से रिलेटेड ही है, क्योंकि आपने बजट का क्वेश्चन पूछा था, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे चाइना और यूएस लगभग 2.5 से 3% या 4% खर्च करता है जीडीपी का। ध्यान रखना होगा हमें, दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज है दोनों। यदि उसका, और इसके मतलब एब्सोल्यूट अमाउंट भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वहाँ की गवर्नमेंट ज्यादा कर रही है। और इंडिया की गवर्नमेंट है 1% से कम खर्च कर रही है, 0.9% खर्च कर रही है। इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। सिंगल मल्टीपल विंडो की बात तो रही, वो तो ठीक जी है, ठीक करा जाना चाहिए, वो ठीक बात है।
लेकिन आप फंडिंग कितना दे रहे हैं, क्योंकि जी अगेन ये फिर डिमांड का प्रश्न है कि आप ठीक साइंस है एंड टेक्नोलॉजी के लिए जब रिसर्च जी एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे और आप मान रहे हैं कि ग्रोथ से लिंक है, तो प्राइवेट सेक्टर तो जो करेगा करेगा, मल्टीनेशनल कंपनी जो करेगी वो करेगी, स्टार्टअप जो करेंगे करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या चलिए, आपका जो आपने कंसर्न बिल्कुल सही है। और एक आखिरी मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है इस सर्वे में भी और अभी अखबारों की सुर्खियां भी है कि सरकार जो है आने वाले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल डेवलपमेंट चीजों पे जो एक्सपेंड करेगी, और उनके जैसा कि सर्वे कह रहा है कि सरकार के पास करने की गुंजाइश है, यानी जो फिस्कल डेफिसिट है वो कंट्रोल हो रहा है और आज इस स्थिति में सरकार है वो जो कुछ ज्यादा खर्च कर सकती है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, और जो हम चर्चा करते रहे पिछले दिनों की जो असमानता है, जो इनइक्वालिटी देश में जो बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के कई रिपोर्ट्स आई हैं पहले। आपको क्या लग रहा है कि इस सर्वे के मद्देनजर सरकार कुछ करने वाली है इनइक्वालिटी कम करने के लिए, यानी गरीबी को थोड़ा सा जो है उसको टैकल करने के लिए? मुझे बिल्कुल आपने अच्छा किया कि ये ध्यान दिलाया। देखिए, ये हम पहले भी बात करते रहेंगे, जो फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडी है उसके बारे में प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि हमने इतना खर्च किया है और हमने लगभग 82 करोड़ लोगों को पिछले 19 महीने में इतना फूड अवेलेबल कराया है, जिसमें लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए हमने स्पेंड किया है उस पे, जिस कारण से उनको हम अनाज प्रोवाइड कर पाए और भूख से बचा पाए कोविड-19 पेंडेमिक में। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना होगा कि ज्यादातर वो सप्लाई साइड की बात कर रहे हैं या रिफॉर्म, मार्केट रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो अभी ये बात सही है कि फार्मर्स मूवमेंट से गवर्नमेंट और इलेक्शन के कारण अभी भी रुकी हुई है और फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात कर रहे हैं कि हम देंगे, अभी भी इंश्योर करेंगे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी के कारण जो है जो फर्टिलाइजर के प्राइसेस हैं वो कम रहें और फार्मर्स को भला हो उनका, या उनके जो है एक तरह से वेलफेयर हो पाए। और वैसे वो फूड सब्सिडी के बारे में भी बोल रहे हैं कि हम लगभग 5 लाख करोड़ रुपया दोबारा जो है वो अवेलेबल कराएंगे, और मुझे लगता है बजट में दिखेगा भी। और जाहिर सी बात है, हम कहे पहले बात जी ये थे कि पंजाब और यूपी में इलेक्शन है और दोनों ही फार्मिंग कम्युनिटी में चीजें हुई हैं तो वो दिखेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है वो उनकी क्लियर है। वो कह रहे हैं कि आने वाले दिन में इनको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए और इनकम बढ़नी चाहिए, डबल होनी चाहिए, जो डबल अभी तक फार्मर्स की इनकम हुई नहीं है। और उसका कारण एक लेवल पे ये भी है कि काफी रिलक्टेंट रही है गवर्नमेंट। जी तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं, उसमें भी ये बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसमें भी गवर्नमेंट फंडिंग की जरूरत है। कितना बजट आगे करेगा वो देखने की बात है, क्योंकि देखिए यदि 70-80% पॉपुलेशन यदि रूरल एरियाज में रह रही है और जब इनइक्वालिटी को आपको एड्रेस करना है तो वहाँ की इन चीजों का ध्यान रखना होगा। और उसमें सब्सिडी को तो जारी रखना ही होगा और साथ में, लेकिन एग्रीकल्चर रिसर्च पे जो फोकस वो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, वो करा जाना चाहिए, उसमें कोई दराई नहीं, मॉडर्नाइज करना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर को। और वो एक लेवल मुझे ध्यान आ रहा है कि प्रेसिडेंट ये भी कह रहे थे कि हम स्मॉल फार्मर्स जो हैं या स्मॉल उनका हम ध्यान रखेंगे। तो उनका ध्यान जो है एक लेवल पे तो ऑब्वियस है, जो हम सब्सिडी की बात कर रहे हैं उसमें ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा उसको मॉडर्नाइज की बात करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए अभी भी जो एम्प्लॉयमेंट की बात है, क्योंकि इनइक्वालिटी से उससे लिंक है, तो फिर हमें नरेगा की बात हमें बिल्कुल करनी चाहिए। अभी भी पहले न्यूज आ रही थी, जो बजट से लिंक उसका हो रहा है, कि नरेगा का जो बजट है वो खत्म हो गया है, क्योंकि काफी लोग जो हैं वो गाँव या ग्रामीण क्षेत्रों में लौटे हैं कोविड में। कुछ लोग आए भी हैं, लेकिन अभी काफी लोग हैं वहां पे, इसलिए नंबर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है वर्कफोर्स का रूरल एरियाज में। तो इसलिए मुझे लगता है कि नरेगा पे फंड जो है जारी रखना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। और दूसरा, इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए जो यूनिवर्सलाइज करना होगा नरेगा को, जिससे कैसे करेंगे वो देखने की बात है, उसमें फंड की बात आएगी। जी लेकिन अब बाई चांस, क्योंकि अगेन फिजिकल स्पेस की जब बात बोली जा रही है, तो क्यों ना फिर उसको अर्बन एरियाज में भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जी लास्ट पॉइंट मुझे ये कहना है इनइक्वालिटी एड्रेस करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट से एक तरह से कम्प्लीमेंट में हम कर रहे हैं, वो ये है कि जब आपका फिजिकल स्पेस है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो आप बात कर रहे हैं, जो इनफैक्ट मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी हम लोगों का होना चाहिए, तो वो 1.4 ट्रिलियन की बात सही कर रहे हैं वो, कि इतना जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए चाहिए। लेकिन बिल्कुल दोबारा कितना सीतारमन जी करती हैं कि जी एम्प्लॉयमेंट से लिंक कितना करती हैं, रूरल एरियाज के एम्प्लॉयमेंट की बात कितना करती हैं, या जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है जो हमें अभी क्राइसिस में दिख रहा है, या जो डेमोन्स्ट्रेशन दिख रही हैं या इस तरह के न्यूज आ रही हैं, उसको आप कितना एड्रेस कर पाते हैं। तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं हम कर रहे हैं, आप कंप्लीमेंट करिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। जी बिल्कुल।
उससे जो है हम कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को एड्रेस कर पाएंगे, और कर जो पाएंगे। एक तरह सा जो यूथ में जो एक तरह से रिसेंटमेंट दिख रही है उसको हम पैसिफाई कर पाएंगे। चलिए, और नरेंद्र जी देखते हैं, आर्थिक सर्वे तो बस एक रोड मैप दिखा सकता है, अब आगे सरकार को करना है, देखते हैं वो इसे किस रूप में लेती है, और आगे इंतजार होगा कि कल निर्मला जी के पिटारे में कल क्या कुछ रहता है, कल जो बजट पेश होने वाला है। लेकिन आप सबने जो आर्थिक सर्वे पे इतनी बारीकी से, इतनी गहराई से हमारे व्यूअर्स को सारी बातें बताई और कई नई जानकारियां दी, कई उनके अवेयरनेस को इस बारे में बढ़ाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और नरेंद्र जी, अगले एपिसोड तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया, तो शुक्रिया ये था आपका। आज का खर्चा पानी। अगले एपिसोड में कल तो हम बजट पे कुछ स्पेशल करेंगे, उसके बाद फिर वैसे ही नई सुर्खियों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।